वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे सदर ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से कि उसमें क्या खोया क्या पाया। और अब हम बात करेंगे दौरा चीन के साथ साथ जो ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, या इस दौरे के बाद क्या उसके रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी अमूर पे माहिर हैं जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, उनके साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब डॉक्टर इरफान साहब। वेलकम दोनों मेहमानों को। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, एक तो इस दौरे के ऊपर रोशनी डालिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चाइना का, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 9 साल बाद किसी सदर ने वहाँ का दौरा किया और उसमें दोनों ममालिक ने, दोनों फ्रीकैन ने अपने अपने तौर पर क्या हासिल किया है, और क्या इस दौरे के साथ इन मुल्कों के अंदर जो एक सर्दमोरी का एक सिलसिला है, जो उनके तल्लुकात हैं, क्या वो भी कुछ नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे। दूसरा, ख़ित्ते के अंदर जो इस जंग की सूरत हाल है, उसके अंदर ये इस दौरे की कितनी अहमियत है। अब देखिए, आपसे तो रेगुलरली बात होती रहती है। मैंने क्या तबसरा करना है इस दौरे पे? ट्रम्प साहब ने खुद तबसरा किया है। वो क्या लिख रहे हैं कि जी, मेरी जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर, बाइडेन के बारे में कहा कि उस जमाने में अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर था। मतलब उन्होंने उनके साथ जो हुआ है, या जिस तरह उनको वहां पे ताइवान के ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है, ऐसा तो अभी पिछले 100 साल में कभी भी नहीं देखा होगा किसी ने कि अमेरिका के साथ ऐसा हुआ हो। उस किस्म की सख्त जुबान कि ये आपके लिए रेड लाइंस हैं, ये ना कीजिएगा वो ना कीजिएगा। अमेरिका के साथ कौन? अमेरिका तो सुपर पावर। बिल्कुल। बीजिंग बुला के उन्होंने अच्छा खाना वाना खिला के उन्हें ये बताया कि अब आप सुपर पावर नहीं है, अब आप एक अच्छी पावर के तौर पे बिहेव करें, वरना आपके लिए होंगी प्रॉब्लम्स। और ये लाइंस है। बाकी आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह पे अड्डे वड्डे बना रखे हैं। खर्चा करने का शौक है तो आप बनाए रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो अब ये जितना इनका मिलिट्री प्रेजेंस थी सारी दुनिया में, अब ये अमेरिका के खजाने पे बोझ बन गई है। ये अमेरिका के किसी डिप्लोमेटिक काम नहीं आएगी। बाकी रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उस पे उन्होंने कहा कि जी इसका हमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो कल का दिन आप देखिए कि कल ईरान ने 1.5-2 दर्जन जहाजों को जाने दिया वहां से। जी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट आजम साहब यह है कि जाने दिया, इख्तियार किसका है? उनसे पूछे बगैर नहीं जा सकते। अब इसके साथ जोड़ के देखें जो नई दिल्ली में कल हुआ। कराची साहब वहां थे, वज़राए खारजा की मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स के। जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सकी, बिल्कुल। इसलिए कि जो ईरान इंसिस्ट कर रहा था कि जॉइंट स्टेटमेंट दें, कंडेम करें, सॉरी, जॉइंट स्टेटमेंट दें, कंडेम करें अमेरिका और इसराइल को। अब अमेरिका, इसराइल और यूएई को इंडिया कैसे कंडेम करे? वो बात वहां पे थम गई। अब ये भी एक सिचुएशन बन गई है उधर मिडल ईस्ट में। लेकिन अब स्पॉयलर्स होते हैं ना गेम के, ये हैं 3 स्पॉयलर्स। ये हम कब से कह रहे हैं, जी इंडिया, बिल्कुल। यूएई और इसराइल। ये अब गेम को स्पॉइल करेंगे, अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे, कोर्शन करेंगे, आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि अब इसके अंदर आके अमेरिका दोबारा फंसे, दोबारा ये खेल शुरू हो। खेल अच्छा। होगा दोबारा शुरू, अच्छा। खेल दोबारा शुरू होगा। अब देखिए ना, इंडिकेशंस आनी शुरू होती हैं सबसे पहले। जैसे जलजला आने वाला होता है तो सबसे पहले कौवे उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं दरख्तों से। जब हालात खराब होने वाले होते हैं तो स्टॉक मार्केट और मार्केट खराब होनी शुरू होती है। ऑयल की प्राइस, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट सक्सेसफुल होती और इंडिया में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होती, तो आज ऑयल ऊपर क्यों जाता? मेन इंडिकेटर है, क्लियर इंडिकेटर है। कितना ऊपर गया जी? कुछ $3.25 चंद घंटों में ऊपर हुआ है पिछले। बिल्कुल। वो 3% उसमें फर्क आया, $109 पे आ गई उसकी प्राइस। ठीक है, तो ये हमें समझ आ रहा है कि मामलात जो हैं इनके बस में नहीं है। अब करेंगे क्या आगे चल के? अमेरिका के पास क्या चॉइसेस हैं?
क्या मिलिट्री एक्शन इसराइल की खातिर करना पड़ेगा, और वो बात कहाँ थमेगी कहाँ रुकेगी? देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि अमेरिका की ताकत है, मिलिट्री पावर है, और विल टू फाइट भी है, एबिलिटी टू फाइट भी है, विल टू फाइट भी है। तो ये फाइट आएगी ही आएगी दोबारा। ईरान, अच्छा। क्योंकि इस स्टेटस को के साथ क्या मिडिल ईस्ट रह सकता है? ईरान कंट्रोल करे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे इजाजत दे वहां से आए, जिससे इजाजत दे वो वहां से ना आए, तो बिल्कुल ठीक है। वो तो फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर इंडिया, इसलिए कि इंडिया ने जो दुबई के साथ मिलके खेल खेला है, अब तो चले, खुदा ने हमें वो मौका फराहम फरमाया कि जहां पे हम ये बातें खुल के कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा था दुबई में, मुझे एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं, वहाँ का अखबार है इंडिपेंडेंट, और एक द स्टार, अच्छा। उनके जर्नलिस्ट, तो ये इसी इकोनॉमी वगैरह कवर करते हैं, वो नाम नहीं बता रहा, अब जरा उनके लिए थोड़ा सा पर्दा रहने दें। ठीक है। उन्होंने कहा जी, बांग्लादेश की चाय दुबई जा सॉरी, इंडिया लेके जाता है, इंडिया के डब्बों में पैक होती है, इंडिया के ब्रांड में, वो दुनिया को जाती है अच्छी चाय जो है, और घटिया चाय वापस बांग्लादेशी ब्रांड के डब्बों में डाली जाती है जो दुनिया को सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान के चावल के साथ भी यही हो रहा था। आप जानते हैं इंडिया गेट का कितना नाम था चावल के ब्रांड का, बिल्कुल। उसमें अच्छा चावल पाकिस्तानी डाल के अपना नाम बना रहे हैं, और हमारी मार्केट खराब की। जो हमारी तरफ से माल जाता था दुबई, क्योंकि दुबई जाके आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, पैकिंग बनेगी, वो डब्बों में लगेगा, ऐसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ट्रेड को सबोटाज करने के लिए दुबई में ये काम होता था कि घटिया माल, डैमेज्ड माल पाकिस्तानी डब्बों में डाल के सप्लायर को दिया गया, जहां से पाकिस्तान की मार्केट खराब की, और वो मार्केट इंडिया को पकड़ा दी। हम्म। ये थे हमारे बरादर इस्लामी मुल्क। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल ये डॉक्टर बातें होनी चाहिए, दुनिया साहब। सुने अब कि ये करते क्या रहे हैं। दुरुस्त बात है डॉक्टर साहब, इनका बिल्कुल जो इनका किरदार है वो सामने आना चाहिए। डॉक्टर इरफान साहब को भी शामिल जी करते हैं इस गुफ्तगू में। जरूर। डॉक्टर साहब, ट्रंप के दौरे के बाद अभी डॉक्टर हसन साहब ने ना एक बड़ी खूबसूरत मुझे बात शेयर की कि उनका जो ट्वीट उन्होंने किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें उन्होंने दौरे के बाद सिर्फ यही कहा कि हमारे पास ऐसा बाल रूम नहीं है। एक तो उन्होंने बाल रूम मिस किया और सारा मलबा डाल दिया प्रेसिडेंट जो बाइडन के ऊपर। दूसरा, वहाँ पे एक बाग के अंदर सदर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे वो उनको लेके गए हैं, तो एक मीडिया उसने खबर छापी कि चाइना सदर ट्रंप को सब्ज़ बाग दिखाते हुए। अच्छा, ये दो वाक़यात थे। तीसरा ये वाक़या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जाते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है आलमी मंडी में। चौथा वाक़या ये हुआ है कि बोइंग के 200 त्यारे ख़रीदने की बात करते हैं सदर ट्रंप के, चाइना ख़रीदेगा, उसके शेयर्स नीचे गिर गए हैं। इन तमाम चीज़ों के तनाज़र में आप ज़रा इस दौरे के ऊपर रोशनी डालिए। देखें जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ऑप्टिक्स होते हैं ना, वो बड़े सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस रखते होते हैं। आप सारे दौरे को जब आप आपकी तस्वीर को देखते हैं, वीडियोस को देखते हो, तो ये डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आया जो कभी ज़ेलेंस्की के सामने बैठ के डांटता है, और कभी फ्रांस और स्पेन के जो सदूर या वज़रा आज़म है उनको डांटता हुआ नजर आता है, या दीगर दुनिया का जब ये दौरा करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। और ये बॉडी लैंग्वेज ना होने के बहुत वैलिड रैशनल है, इसके पीछे लॉजिक्स हैं कि आपने गुज़िश्ता 1-2 सालों से जितने भी पॉलिसी अडॉप्ट की हैं दुनिया के अंदर तजारत को लेकर, जो आपने टैरिफ्स दुनिया के ऊपर लगाए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा आपका जो पॉलिटिकल डिजास्टर, जो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर जो सरजद हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से, वो ईरान जंग के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। और इस जंग ने जिस तरीके से अमेरिका की जो रिलेटिव पावर थी अगेंस्ट द चाइना, वो सारी की सारी वो रिलेटिव पावर अपनी खोता हुआ आपको नजर आया। और फिर आप देखते हैं कि इस वक्त इस पूरे दौरे के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को दोनों की जब आप बॉडी लैंग्वेज का मुवाजना करते हैं, तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इस वक्त एक साबका सुपर पावर का सदर है
और दूसरा जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर का एक जो सदर है शी जिनपिंग, क्योंकि उसकी विरासत के अंदर आप मो तुंग को देखते हैं, आप चुएन लाई को देखते हैं, और 1949 के बाद जब आप जो डिप्लोमेसी की हिस्ट्री पढ़ते हैं चाइना की, तो वो इतनी तगड़ी है कि आप उनका एक एक चीज की तर्जुमानी आपको चीन के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका ने जहां पे मार खाई है इस दौरे में भी, और ईरान के साथ भी जितनी इन्होंने निगोशिएशन की हैं, कि इनके पास वो पाए के डिप्लोमेट्स नहीं थे, इनके पास रियल स्टेट के जो कारोबार करने वाले लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, फ्रॉम नोवेयर वो पॉलिटिक्स में आया है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। हाउ टू निगोशिएट तो उसने किताब लिखी है, हाउ टू वॉर कैसे करनी चाहिए, ये उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये वो सारे का सारा तनाजुर है जिसके अंदर चाइना जो है वो इस सारे दौरे में आपको एक अपर हैंड पे नजर आता है। और दुनिया का सारा मीडिया का कंटेंट का जब आप एनालिसिस भी करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि खुद अमेरिकन मीडिया इटसेल्फ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं इस दौरे को सक्सेस के तनाजुर में, वो उनकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं। और जब आप दूसरी तरफ चीन की जुबान को देखते हैं तो वो एक इंतहाई नपी तुली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर बात को आगे बढ़ाने की बात होती है, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात होती है। देखिए जो आपने कहा ना 200 बोइंग उन्होंने परचेज किए और कीमतें नीचे आ गई। बुनियादी तौर पर कहा यह गया था कि 500 बोइंग जो है वो परचेज करेगा जो चीन है। जब इकट्ठा 200 हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपनी थी उसको ये लगा कि कहा तो कुछ और गया था, क्योंकि पूरी दुनिया जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, आपने मुख्तलिफ औजार मुख्तलिफ कंपनी से लेने होते हैं, तो वो सारे के सारे फिर डाउनफॉल की तरफ आपको जाते हुए नजर आते हैं। और जब आप मशरक वस्ता के तनाजुर के अंदर इस दौरे की बात करते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो आपको ये दावे नजर आते हैं कि जो शी जिनपिंग हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए और ईरान जो है वो उसको न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शी जिनपिंग या चीन की यह पॉलिसी है कि ईरान की न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर उनको कोई जो है वो नहीं है शक, लेकिन एटम बम जो है वो ईरान को नहीं बनाना चाहिए, जो ईरान खुद भी कहता है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते। हाँ, सिविल यूजेज के लिए ईरान जो है वो अपनी बिल्कुल डॉक्टर साहब जो ईरान ने तो कभी भी नहीं की। अच्छा, इसमें आपने दोनों जो सरबराह मुमलकत हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की, वहाँ पे एक और वाकया भी हुआ। सदर चाइनीज जो प्रेसिडेंट है जब वो उठ के गए हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनकी डायरी खोली थी, तो ये जरा बताइए कि क्या सफारती आदाब थे कि उनकी डायरी देख लेना? देखिए आजम चौधरी साहब, जो मैंने पीछे बात की है ना कि देखिए डिप्लोमेसी जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन है और इसी मगरिब ने इसी डिप्लोमेसी की दुनिया में बुनियाद रखी थी। प्रोटोकॉल्स हैं, आपने बैठना कैसे है, कब आपने पानी पीना शुरू करना है, आपकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, बैठते हुए आपने दोनों टांगों को क्रॉस करना है नहीं करना है, एक एक चीज डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रेसिडेंट नहीं है कि वो एक पार्टी का हिस्सा था, कांग्रेसमैन रहा या फिर सेनेटर रहा और एक अरसे तक उसने गवर्नर जो है वो किसी स्टेट का रहा, तो फिर उसको इन सारे आदाब का पता हो। वो एक अनकन्वेंशनल पॉपुलिस्ट लीडर है जो कि फ्रॉम नोवेयर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है। और डायरी को इस तरीके से देखना जब पूरी दुनिया की मीडिया की नजर आप पे फोकस कर रही है, आप पूरी दुनिया के मीडिया के कैमराज और लोगों की आंखों का उस वक्त आपके ऊपर मुर्तकिज हुई पड़ी है और एक एक एक्शन को नोट किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन साहब, ये दुनिया भर में ये थी उम्मीद ये थी कि इस दौरे के बाद कोई ईरान अमेरिका जंग उसके हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त होगी, कोई स्ट्रेट्स और हॉर्मज़ खुलने की बात होगी। लेकिन इस दौरे के अंदर हमने देखा कि सारे तजारती मुआहदों के ऊपर फोकस रहा, जंग बंदी की तरफ हमें उतना ज़्यादा वो फोकस नज़र नहीं आया, ना उतनी कोई कंसेंट नज़र आई। अच्छा, आप ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि अगर ये जंग इसी तरह जारी रही और इसमें कोई जंग ना रुकी तो ये जो दुनिया के ऊपर एक मुआशी दबाव है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? आजम चौधरी साहब देखिए, मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू टॉक अबाउट। पैसे का मामला बहुत आसानी से डिस्कस हो जाता है। आपने कीमत रखी, हमें पसंद नहीं आई, हमारी जेब में पैसे नहीं थे, हमने नई बात ली, थे ले ली, नो कितना सामान बेचोगे हम उसके जवाब, ये आसान बातें कर। ताइवान मुश्किल है,
स्टेटस छोड़ना मुश्किल है। सुपर पावर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते। बिल्कुल। तो जग हंसाई है ना, इसके ऊपर कैसे निगोशिएट करेंगे? तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपनी रही सही बचाने के लिए। वरना तो भाई आपको क्यूबा वाले भी मारेंगे। फिर जब एक दफा पहलवान गिर जाता है, फिर तो छोटे मोटे लोग भी जाते जाते एक टिका जाते हैं उसको कि चलो जी हम भी हिस्सा डाल लें। फिर वेनेजुएला को कैसे काबू रखेंगे? नो, जब एक आपकी आपके कदम उखड़ जाए, फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इन्हें कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो रुकने का नाम नहीं ले रही, जरा इसके पेट्रोलियम ऊपर भी। प्राइसेस तो सर जाएंगी जाएंगी ऊपर, अच्छा, क्या जाएंगी ही जाएंगी आप ऊपर। क्या आपका एस्टिमेट है कि कहाँ तक जा सकती हैं ये वहां तक जा सकती हैं जहां पे इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट हो जाए। ओ। इकोनॉमिक डिप्रेशन का थ्रेशोल्ड है 150 से ऊपर, अच्छा। $150 फी बैरल। बिल्कुल। रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा अगर 120 और 130 के दरमियान रह जाए फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2-3 महीने प्राइस तो 120 130 के दरमियान रहे, तो रिसेशन में चली जाएगी कौन। ठीक हो गया। कसात बाजारी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बड़ी हाई हो जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन डिप्रेशन जब आता है तो वो परपेचुएट करता है, यानी वो ठहरता है, फिर वो अचानक नहीं चला जाएगा। अब देखिए ना, जब जो 1929 वाला था, 6 साल रहा था, बिल्कुल। 6-7 साल रहा था। तो उससे रिकवरी बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा। अब अगर तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर डिसमेंटल होना है, तो ये आना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिन कुव्वतों ने ये ऑर्डर क्रिएट किया था और जिनके ऊपर खड़ा हुआ है, वो जो कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक, रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन एटसेट्रा, जिनके पास 80% दौलत है दुनिया की, अगर तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये इसको हमने रीशेप करना है, तो फिर तो ये रास्ता जाएगा। और उसके लिए पहले भी इसराइल इस्तेमाल हुआ था, इस दफा भी इसराइल इस्तेमाल होगा। बिल्कुल राइट। ठीक। और जो इस वक्त इंडिया की पोजीशन है, इंडिया तो क्लाइंट स्टेट बन गया ना। इंडिया की अब अपनी कोई ऐसे, इंडिया इज इंपॉर्टेंट ओनली बिकॉज इट इज बिग, इट्स अ बिग मार्केट। तो जो 19वीं सदी में जो इंडिया की हैसियत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, आज वही हैसियत आप समझ लेंगे, अच्छा। उतना ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प तशरीफ ले गए बीजिंग बातचीत करने के लिए, मैं खुद मिलके आता हूँ और खुद मामलात सेट करता हूँ, और वो वहां पे, जैसे आपने बताया कि उन्होंने देखा इतना बड़ा बॉल रूम है, ऐसा तो हमारे पास भी नहीं है। उनका हम भी बनाएंगे, और ये जो बाइडन की वजह से नहीं बना इतना अच्छा। इस यानी हम दौरे का बना रहे हैं। इस दौरे का हासिल वसूल बॉलरूम ही समझे। नहीं तो आप देखें, ये तो उन्होंने खुद लिखी वेट ट्वीट, फिर उन्होंने कहा कि उनके पास इतना अच्छा था, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो इम्प्रेस हो गया है ना। अब देखिए कि इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अब क्या करेगा। जो इन्हें प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है, प्रोजेक्ट मिला था इंडिया को कंटेनमेंट ऑफ चाइना का। इंडिया का टोटल ना रॉन्ग सीवी का केस है, फ्रॉड का केस अच्छा। है। इन्होंने जाके अपने आप को कहा जी ये हमारा सीवी है, हम एक बड़ी मईशत है, हम बड़ी ताकत है, हमारी मिलिट्री माइट ऐसी है, ये प्रोजेक्ट कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला हमें दे दें, आप देखें फिर हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा, "जी, आप ले लें।" क्वाड बना के दिया, खिला पिला के मोटा किया, इन्वेस्टमेंट कराई, और पाकिस्तान के अगेंस्ट ठुस हो गए आके। उन्होंने कहा ये तो पैसे की बर्बादी थी। वहां से गेम खराब हुई है ना इंडिया की। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल। पैसे की बर्बादी थी, ये तो किसी काबिल बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। इनके तो अंदर घुस के चीन 4,000 किलोमीटर अंदर बैठा हुआ है, इनकी जरूरत नहीं होती कि उस इलाके में जाए। इंडिया आज जहां खड़ा है अपनी पॉलिसीज की तो वजह से अब खड़ा है। इंडिया का क्या बनेगा? इंडिया कहाँ, इंडिया इंडिया जहां खड़ा है, ये यही खड़ा रहेगा। ये अपनी इंडिया को अब पॉलिसीज। नोचे खसोटेंगे लोग। हाँ। देखिए, इंडिया लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। अच्छा, मैं इंडिया बड़ी मार्केट है, डॉक्टर साहब इंडिया में सामान बेचें, डॉक्टर साहब मेरे पास इंडिया को आज ट्रेड करें, टाइम टाइम इंडिया की बेइज्जती करें, जो मर्जी करें। टाइम टाइम आज शॉर्ट राशिद है। साहब ने मैं किया ना। मैं मैं डॉक्टर इरफान साहब को भी साथ लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब,
एक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट और भी है कि पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड वहाँ पे लॉन्च किया चाइना के अंदर। अच्छा, उसकी क्या अहमियत है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में अभी $1 अरब की पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट करनी है, $25 करोड़ की अभी इन्वेस्टमेंट की है पहले फेज़ में। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका फ़ायदा को पहुंचेगा? और दूसरा ये है कि वहाँ से जो पांडा बॉन्ड के वहाँ से जो पैसे मिलेंगे या जो हमें इनकम होगी वो कौन कौन से सेक्टर के अंदर यहाँ पे खर्च की जाएगी? देखें, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, आप कोई भी जो रियासत होती है वो कर्जे लेती है। कभी तो वो आप देखते हैं कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रही है, या अपने मुबालिक दोस्त से कर्जे लेती है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ये आमतौर पे आप मार्केट से कर्ज हासिल करते हैं। आप अपने पांडा बॉन्ड आपने इंट्रोड्यूस करवाया और चाइनीज कंपनीज को आपने कहा कि अच्छा ये हमारा बॉन्ड है, आप इसको परचेज करें। अच्छा, और इसके ऊपर आप देखते हैं कि आपने $25 करोड़ जैसे आपने कहा था, एस्टिमेट रखा था कि अच्छा यहां तक, और 2.5 आपने इंटरेस्ट रेट रखा। तो आप देखते हैं कि जो ऑफर्स आई हैं मार्केट की तरफ से वो बड़ी तगड़ी ऑफर्स आई हैं, वो $1 अरब 25 करोड़ तक चली गई हैं। तो ये चीज शो ये करती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज की जो स्टेबिलिटी के हवाले से ये इसके ऊपर एक मोहर और सनद की मोहर जो है वो सख्त करती हुई आपको नजर आती है। जो चाइनीज कंपनी है वो पाकिस्तान की माईशत के ऊपर वो ट्रस्ट रखती हैं। इससे पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मगरबी जो मार्केट्स थी, अमेरिकन मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है उसके अंदर भी बॉन्ड्स जो है वो साकडार जो है वो लॉन्च करते रहे हैं। और इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज मगरबी माईशत की जो मंडियां हैं उनको लेके होती रही है। तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी की जो मंडी है वो चीन है, ठीक है। और उस मंडी के अंदर जब अपने बॉन्ड्स आप अपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो उसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की माईशत को बहरहाल इसका बेनिफिट तो होगा। कहां आपने कर्ज वैसे लेना है, कहां आपसे बॉन्ड परचेज किए जाते हैं, आपको पैसा मिल जाता है और एक खास अरसे के बाद आप उस अरसे तक उसको वो इंटरेस्ट रेट देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन जफर साहब आपका, डॉक्टर इरफान साहब आपका। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन हालात को लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।